आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी के बीच में शासन किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। इस कारण इल्तुतमिश के विरोधी कहा करते थे कि इल्तुतमिश तो एक दास का दास है। इल्तुतमिश का विरोध करने वाले सामंतों में कुतबी और मुइज्जी सामंत ज़्यादा थे, जिन्होंने इल्तुतमिश के सुल्तान बनने पर विरोध किया उसका। और इन्हीं कुतबी और मुइज्जी सामंतों को कुचलने के लिए इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के बाद अपने विश्वास पात्र 40 दासों का एक नया दल बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा का दल भी कहा गया। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। 1210 ईस्वी में, जैसा हमने पहले पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिर जाने से देहांत हो गया। उसके बाद उस वक्त इल्तुतमिश जो था वो बदायूं का इक़्तिदार था। दिल्ली की गद्दी पर कुतुबुद्दीन ऐबक के सामंतों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, दिल्ली का सुल्तान बना दिया। परंतु आराम शाह जो था वो अयोग्य था। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश को सामंतों के एक वर्ग ने सत्ता पर अधिकार करने का निमंत्रण दिया। तब इल्तुतमिश ने लाहौर पर चढ़ाई करके आराम शाह को पराजित किया और सत्ता पर अधिकार कर लिया। आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1208 ईस्वी से ही लाहौर में रहकर अपना शासन चलाया था और लाहौर ही उसकी राज्य की राजधानी थी। तो आराम शाह भी लाहौर में ही दिल्ली सल्तनत का शासक बना और वहीं पर बदायूं से चढ़ाई करके इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटा करके गद्दी पर अधिकार किया। तो इल्तुतमिश को लाहौर में बुलाया गया और आराम शाह को हटा करके बदायूं का इक़्तिदार उस समय इल्तुतमिश था, उसने आराम शाह को हटा करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली। अब दिल्ली सल्तनत के इतिहास में इल्तुतमिश का जो स्थान है वो आरंभिक सुल्तानों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उसने विषम परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत का राज्य प्राप्त किया, परंतु अपनी योग्यता और प्रतिभा से उसने सारी समस्याओं का अंत किया और दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता और शक्ति प्रदान की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना अवश्य कर दी थी, परंतु वह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान नहीं कर सका था। तो ये कार्य इल्तुतमिश ने किया। उसने सल्तनत को सुदृढ़ता और शक्ति प्रदान की। अनेक इतिहासकार इस कारण इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इल्तुतमिश का काल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी के बीच रहा। अपने इस शासनकाल को 3 चरणों में हम बांट सकते हैं। 1211 से लेकर के 1220 ईस्वी तक उसने अपने विरोधियों का दमन किया। फिर 1221 से लेकर के 1229 ईस्वी के बीच में इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और 1229 से 36 ईस्वी के बीच में उसने अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के प्रयास किए। ध्यान दीजिए, हमने इल्तुतमिश के शासन को
3 चरणों में बांटा। 1211 से 1220 तक इस अवधि में उसने अपने विरोधियों का दमन किया। अब विरोधी कौन थे? विरोधी एक तो कुतबी और मुइज्जी सामंत जो दरबार में थे, वो इल्तुतमिश के विरोधी थे। उनका ये कहना था कि इल्तुतमिश तो दासों का दास है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश। तो कुतबी और मुइज्जी सामंत इल्तुतमिश को एक दासों का दास होने के कारण सुल्तान के योग्य नहीं मानते थे। तो एक तो विरोधी उसके कुतबी और मुइज्जी सामंत थे दरबार में। इनका मुकाबला करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने विश्वास पात्र 40 दासों का एक नया दल बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा का दल भी कहा जाता है। तो एक काम तो इल्तुतमिश ने ये किया, अपने विरोधी जो कुतबी और मुइज्जी सामंत थे उनका दमन करने के लिए नया दल दासों का बना लिया, जो इल्तुतमिश के प्रति काफ़ी विश्वास पात्र थे, वफादार थे। ये चालीसा का दल या 40 गुलामों का दल ये इल्तुतमिश के शासनकाल में बड़ा हावी रहा। और इल्तुतमिश के विरोधी कौन थे? इल्तुतमिश के विरोधियों में हम देख सकते हैं कि एक तो गजनी का शासक ताजुद्दीन यल्दोज और एक सिंध और मुल्तान का शासक नासिरुद्दीन कुबाचा, ये भी इल्तुतमिश के विरोधी थे। इल्तुतमिश जो था, जैसा हमने पहले पढ़ा कि बचपन में ही उसे दास बना लिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे खरीद लिया था, परंतु उसमें सैन्य योग्यता थी, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के समय उसको पदोन्नति मिली। मोहम्मद गोरी ने 1200 ईस्वी में जब ग्वालियर विजय की, तो इस अभियान में कुतुबुद्दीन ऐबक के इस दास इल्तुतमिश ने काफ़ी वीरता दिखाई। अतः ग्वालियर विजय के बाद 1200 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि ग्वालियर नगर का अमीर इल्तुतमिश को तुम बना दो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने आज्ञा का पालन करते हुए 1200 ईस्वी में इल्तुतमिश को ग्वालियर का अमीर बना दिया या प्रधान बना दिया। उसके बाद 6 साल बाद 1206 में गोरी का एक और अभियान था, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान। उसके अंदर भी इल्तुतमिश ने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया था। तो 1206 में फिर खुश होकर के इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी ने ऐबक को आज्ञा दी कि तुम्हारे इस दास इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दो। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश को दासता से मुक्त किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में मोहम्मद गोरी के कहने पर, परंतु स्वयं कुतुबुद्दीन ऐबक अभी मोहम्मद गोरी का दास था। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 1208 ईस्वी में जब गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दोज ने पंजाब पर आक्रमण किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक था। उसने न केवल ताजुद्दीन यल्दोज को हराया 1208 ईस्वी में, बल्कि उसका पीछा करते हुए वो गजनी नगर तक भी पहुंच गया और वहां पर भी कब्जा कर लिया। उस वक्त मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी जो गौर प्रदेश के अंदर था, गयासुद्दीन महमूद, उसने फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी में दासता से मुक्त करने का आदेश जारी किया और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक वापस लाहौर लौटा था। तो
कुतुबुद्दीन ऐबक तो दास्ता से मुक्त हुआ था 1208 ईस्वी में, परंतु इल्तुतमिश 1206 ईस्वी में ही दास्ता से मुक्त कर दिया गया था मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऐबक ने इल्तुतमिश को न केवल दास्ता से मुक्त किया, बल्कि 1206 ईस्वी में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश के साथ करा दिया और उसे बदायूं का इक्तेदार भी नियुक्त कर दिया। तो 1210 में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, तो फिर बदायूं के इक्तेदार के पद पर उस वक्त इल्तुतमिश कार्यरत था। उधर दिल्ली में मतलब लाहौर में उस समय कुतबी और मुइज्जी सामंतों ने मिलकर के आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, परंतु सामंतों के एक अन्य वर्ग ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया क्योंकि आराम शाह अयोग्य था। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश बदायूं से लाहौर पहुंचा और उसने आराम शाह को हटा करके सत्ता पर अधिकार कर लिया 1211 ईस्वी में। अब हमने पढ़ा कि 1211 से लेकर के 1220 ईस्वी तक फिर इल्तुतमिश ने अपने विरोधी सामंतों का और अन्य विरोधी तत्वों का दमन किया। 1221 से लेकर 1229 के बीच में इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया और 1230 ईस्वी से 1236 ईस्वी के बीच इल्तुतमिश ने अपनी प्रशासन के संगठन और कुशलता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। तो सबसे पहली कड़ी में उसने कुतबी और मुइज्जी सामंतों को दमन करने का निश्चय किया, क्योंकि इन्होंने इल्तुतमिश को कभी भी दिल से स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने ही आराम शाह को गद्दी पर बैठाया था। कुतबी और मुइज्जी सामंतों की शक्ति को तोड़ने के लिए इल्तुतमिश ने अपने विश्वास पात्र 40 गुलामों का दल नियुक्त किया, जैसा हम पहले पढ़ चुके थे, तुर्कान चहलगानी या चालीसा का दल। कुतबी और मुइज्जी सामंत इल्तुतमिश से इसलिए घृणा करते थे क्योंकि वो इल्तुतमिश को एक दास का दास मानते थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो सबसे पहला काम इल्तुतमिश ने क्या किया? कुतबी और मुइज्जी सामंतों की शक्ति को तोड़ने के लिए अपने विश्वास पात्र 40 गुलामों का एक दल, जिसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा का दल भी कहते हैं, उसकी नियुक्ति की। चालीसा का दल इल्तुतमिश के शासनकाल में बड़ा शक्तिशाली बन गया और कालांतर में ये चालीसा का दल इतना शक्तिशाली हो गया कि सुल्तान कौन बनेगा इसका निर्धारण भी ये चालीसा का दल ही करने लगा। इसीलिए 1246 ईस्वी में जब बलबन ने सत्ता अपने हाथ में ली, 1266 ईस्वी में जब बलबन ने सत्ता अपने हाथ में ली, तो उसने सबसे पहले चालीसा के दल को समाप्त किया। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान में रखने योग्य है कि एक तो चालीसा का दल किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था। चालीसा का दल क्या था? इल्तुतमिश के द्वारा अपने विश्वास पात्र 40 गुलामों का जो दल बनाया गया था, वो चालीसा का दल था। क्यों बनाया था इल्तुतमिश ने ये दल? इसका कारण ये है कि उस समय इल्तुतमिश के दरबार में कुतबी और मुइज्जी सामंत काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे और वो इल्तुतमिश के विरोधी थे। तो इन कुतबी और मुइज्जी सामंतों को हाशिए पर लाने के लिए उसने अपनी तरफ से एक नया दरबार में एक दल बना लिया, 40 विश्वास पात्र दासों का दल। तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि चालीसा के दल का अंत किसने किया? तो दिल्ली का सुल्तान जब बलबन बना, तो बलबन ने इस चालीसा के दल का अंत किया। अब चालीसा के दल के अंत के बाद में ऐबक के सामने, खुद इल्तुतमिश के सामने और भी चुनौतियां थी। क्या चुनौतियां थी? एक तो गजनी का जो तत्कालीन शासक था ताजुद्दीन यल्दोज, वो उस वक्त पुनः दिल्ली पर अपनी संप्रभुता का दावा कर रहा था। इसके अलावा सिंध और मुल्तान का शासक
नासिरुद्दीन कुबाचा भी निरंतर पंजाब के इलाके पर आक्रमण करता था। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश को इन दोनों से भी निपटना था, यल्दौज और कुबाचा से। आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने भी यल्दौज और कुबाचा ने चुनौतियां प्रस्तुत की थी। हमने पढ़ा था पहले कि ताजुद्दीन यल्दौज ने तो 1208 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर दिया, लाहौर पर। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में उसको परास्त किया और उसका पीछा करते हुए यल्दौज का पीछा करते करते कुतुबुद्दीन ऐबक 1208 ईस्वी में यल्दौज की राजधानी गजनी तक पहुंच गया और गजनी पर भी अधिकार कर लिया था, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद उसको वापस लाहौर लौटा, वो दास्ता से उसे मुक्ति मिली थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऐबक ने यल्दौज को परास्त किया था 1208 ईस्वी में। हमने ये भी पढ़ा था कि ऐबक ने यल्दौज और कुबाचा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर मैत्री बनाने का भी प्रयास किया था, जिसमें उसने अपने स्वयं ताजुद्दीन यल्दौज की पुत्री से विवाह किया था और अपनी बहन का विवाह उसने नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और स्वयं अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया था। लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाने के बाद भी यल्दौज और कुबाचा बाज नहीं आ रहे थे। इस कारण 1208 ईस्वी में यल्दौज ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर पर आक्रमण किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसका जवाब युद्ध से देना पड़ा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में भी यल्दौज और कुबाचा समस्या खड़ी करते थे, और जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा उस वक्त भी यल्दौज ने और कुबाचा ने इल्तुतमिश के लिए समस्याएं खड़ी की। यल्दौज स्वयं को दिल्ली सल्तनत का वारिस मानता था, दिल्ली पर संप्रभुता का दावा करता था। जब इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज ने इल्तुतमिश को ऐसे उपहार भेजे जो एक शासक अपने किसी अधीनस्थ सामंत को भेजता है। तो इससे भी इल्तुतमिश बड़ा नाराज हुआ और फिर 1215 ईस्वी के आसपास 1215 ईस्वी में ख्वारिज्म के शासक ने यल्दौज को परास्त कर दिया गजनी में और गजनी से निष्कासित कर दिया। तो अब ये जो निष्कासित ताजुद्दीन यल्दौज था, इसने पंजाब को अपनी सत्ता का केंद्र बनाना चाहा, लेकिन इल्तुतमिश ने सख्ती के साथ मुकाबला किया यल्दौज का। 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ और उसमें इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज को परास्त कर उसे मार डाला, और यल्दौज की पराजय के बाद दिल्ली सल्तनत का गजनी के साथ संपर्क सदा के लिए टूट गया और दिल्ली सल्तनत का विकास एक स्वतंत्र उत्तर भारतीय राज्य के रूप में हुआ। अब दिल्ली सल्तनत का मध्य एशिया की राजनीति से कोई संबंध नहीं था, तो मध्य एशिया की राजनीति से दिल्ली के संपर्क को तोड़ने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है 1215 ईस्वी में, जब उसने यल्दौज को परास्त कर दिया और मार डाला। लेकिन सिंध और मुल्तान के शासक नासिरुद्दीन कुबाचा का प्रभाव अभी भी बना हुआ था। नासिरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को 3 बार अभियान करने पड़े, 1217 ईस्वी में, 1224 ईस्वी में और फिर 1228 ईस्वी में। नासिरुद्दीन कुबाचा ऐबक के समय भी सिंध और मुल्तान का शासक था। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ किया था, मगर ऐबक की मृत्यु के बाद कुबाचा ने लाहौर सहित कई क्षेत्रों को अपने अधिकार में करने का प्रयास किया था और कर भी लिया था। तो यल्दौज को हराने के बाद इल्तुतमिश ने 1217 ईस्वी में कुबाचा के विरुद्ध अभियान किया और कुबाचा को हराकर लाहौर पर फिर से अपना कब्जा किया। लेकिन सिंध के क्षेत्र में कुबाचा की शक्ति अभी तक बनी हुई थी। जैसा मैंने आपको बताया, कुबाचा के विरुद्ध 3 अभियान किए इल्तुतमिश ने, 1217 ईस्वी में, 1224 ईस्वी में और 1228 ईस्वी में।
तो पहला अभियान 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश का सफल रहा। लाहौर से खदेड़ दिया इल्तुतमिश ने, किसको? कुबाचा को। इसी बीच 1220-21 में क्या हुआ कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां एक विशाल सेना लेकर के सिंध की ओर बढ़ा। इसके पहले चंगेज खां ने ख्वारिज्म के शासक को परास्त करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो ख्वारिज्म का जो राजकुमार था जलालुद्दीन मंगबरनी, वो चंगेज खां के डर से इधर उधर भटक रहा था और सिंध में प्रवेश कर गया था। उस ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी ने सिंध के अंदर प्रवेश किया। सिंध में और मुल्तान में उस वक्त नासिरुद्दीन कुबाचा का शासन था। जलालुद्दीन मंगबरनी ने, जो ख्वारिज्म का राजकुमार था, चंगेज खां के डर से जो इधर उधर भटक रहा था, उस जलालुद्दीन मंगबरनी ने सिंध के खोखरों के साथ मिलकर के अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहा। ऐसी स्थिति में नासिरुद्दीन कुबाचा और जलालुद्दीन मंगबरनी के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लेते हुए जलालुद्दीन मंगबरनी को कोई सहायता प्रदान नहीं की। इससे चंगेज खां संतुष्ट हो गया और उसने दिल्ली सल्तनत पर कोई आक्रमण नहीं किया। जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद ना करके इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक बड़े खतरे से बचा लिया था, क्योंकि चंगेज खां के आक्रमणों के सामने दिल्ली सल्तनत का विनाश तय था और टिक नहीं सकती थी दिल्ली सल्तनत। तो अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी को कोई सहायता प्रदान नहीं की और जलालुद्दीन मंगबरनी सिंध क्षेत्र में ही घूमता रहा। वहाँ उसने कुबाचा की शक्ति को भी कम कर दिया। इसके बाद जब जलालुद्दीन मंगबरनी से लड़ के जब कुबाचा की शक्ति थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, तब इल्तुतमिश ने 1224 ईस्वी में कुबाचा पर चढ़ाई करके उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया और फिर 1228 ईस्वी में एक अंतिम अभियान उसने कुबाचा के विरुद्ध किया और कुबाचा के जो सिंध और मुल्तान के प्रदेश थे उनको जीत करके दिल्ली सल्तनत का विस्तार मकरान तक कर लिया। तो इस प्रकार उसने अपने 1228 ईस्वी में कुबाचा की शक्ति को भी समाप्त कर दिया। उसके बाद 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के अब्बासी खलीफा से एक मंशूर या स्वीकृति पत्र प्राप्त किया, जिसके द्वारा इल्तुतमिश को दिल्ली के सुल्तान के रूप में मान्यता खलीफा द्वारा दी गई। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि अभी तक दिल्ली सल्तनत के स्वतंत्र अस्तित्व को वैधानिक रूप से स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सुल्तान जो होते थे वो अपने आप को खलीफा का अधीनस्थ मानते थे और अपने शासन की वैधता का प्रमाण पत्र खलीफा से प्राप्त करते थे। तो इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से अपने शासन की मान्यता का प्रमाण पत्र 1229 ईस्वी में प्राप्त किया। खलीफा से मान्यता मिल जाने के बाद अब इल्तुतमिश की सत्ता का विरोध संभव नहीं रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित दिल्ली सल्तनत की सत्ता को स्वतंत्र मान्यता प्राप्त हो गई। तो ये घटना खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया इल्तुतमिश द्वारा, ये 1229 ईस्वी में हुई। अब 1221 से 29 के बीच में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो इस कड़ी में हम पढ़ते हैं कि राजपूत राज्य जो भारत में फैले हुए थे, मध्य भारत में, उत्तरी भारत में और राजपूताना में, उनके विरुद्ध इल्तुतमिश ने ध्यान दिया। 1221 में उसने कालिंजर को जीता। बाद में जब कालिंजर फिर से स्वतंत्र हुआ तो 1234 ईस्वी में एक अभियान और किया इल्तुतमिश ने। तो कालिंजर पर 2 अभियान किए इल्तुतमिश ने, 1221 और 1234। 1221 में कालिंजर जीतने के बाद में
रणथंबोर को 1226 में जीता, मंडोर को 1227 में जीता, ग्वालियर को 1231 में जीता। ग्वालियर का उस समय प्रतिहार शासक मलय वर्मन देव था और 1234 में फिर से कालिंजर को जीता और अपने साम्राज्य को उसने सुदृढ़ता प्रदान की। तो ये राजपूत राज्यों के विरुद्ध जो ये अभियान थे, इनकी डेट्स आपको याद रखनी है। 1221 में कालिंजर, 26 में रणथंबोर, 27 में मंडोर, 31 में ग्वालियर, ग्वालियर का शासक प्रतिहार शासक मलय वर्मन देव था, और 34 में 1234 में फिर से कालिंजर को जीता। तो राजपूताना के क्षेत्र में 1234 तक अपनी सत्ता सुदृढ़ की और भारत के अधिकांश मध्यवर्ती राजपूत राज्यों को हराकर अपनी सत्ता को मजबूती प्रदान की दिल्ली सल्तनत ने, इल्तुतमिश ने। 1229 का मैंने आपको बता ही दिया, खलीफा से मंशूर प्राप्त करके दिल्ली के सुल्तान के रूप में उसे मान्यता मिल गई। तो ये तो रहे उसके दिल्ली सत्ता को सुरक्षित रखने के प्रयास। अब प्रशासनिक सुधार भी उसने किए अंतिम चरण में। 1230 ईस्वी से लेकर के 1236 के बीच में उसने कई प्रशासनिक सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण योगदान आंतरिक प्रशासन के क्षेत्र में रहा इल्तुतमिश का इक्तेदारी प्रथा का विकास। इक्ता अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भूखंड। उसने इल्तुतमिश ने अपने राज्य को अनेक छोटे बड़े भूखंडों में बांट दिया और ये भूखंड इक्ता कहलाते थे, और इन भूखंडों के जो प्रभारी अधिकारी होते थे वो इक्तादार कहलाते थे। बड़े क्षेत्रों के जो इक्तादार होते थे वो प्रांतीय गवर्नर के रूप में भी काम करते थे। बड़े क्षेत्रों के इक्तादार लगान वसूल करने का काम करते थे अपनी इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करते थे, मुकदमों की सुनवाई का भी काम करते थे और आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक सहायता देने का भी काम करते थे। जबकि छोटी श्रेणी के इक्तादार या छोटी इक्ताओं के इक्तादार केवल सैनिक सेवा ही सुल्तान को प्रदान करते थे। इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा का जो विकास किया उसका सबसे फायदा ये हुआ कि सामंतवाद कमजोर हो गया। ये इक्तादार भी कहने को तो नए सामंतों जैसे लगते थे, परंतु इक्तेदारों को भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिया। इक्तेदारों का हर 3 वर्ष से 4 वर्ष के अंतराल पर इल्तुतमिश द्वारा स्थानांतरण कर दिया जाता था। तो ये इक्तादार अपने इक्ता से, विशेष रूप से जो बड़े इक्तादार होते थे वो अपनी इक्ता से होने वाली इनकम को उपयोग करते थे और उससे एक सैनिक टुकड़ी रखते थे। अपनी इक्ता से लगान वसूली का काम करते थे। अपना सैनिक खर्च निकालने के बाद शेष बची हुई राशि, जिसको फवाजिल कहते थे, उसको केंद्रीय कोष में जमा करवाते थे। सुल्तान के द्वारा हर 3-4 वर्ष बाद इक्तेदारों का स्थानांतरण कर दिया जाता था ताकि इक्तेदारों पर नियंत्रण रखा जा सके। इल्तुतमिश ने जिन राजपूत राजाओं ने दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उन्हें भी नजराना देने के बदले उनके राज्य वापस लौटा दिए। और क्या प्रशासनिक सुधार किए इल्तुतमिश ने अरबी प्रथा के आधार पर एक नई मुद्रा प्रणाली भारत में लागू की। उसने तांबे के सिक्के चलाए जिनको जीतल कहा गया, चांदी के भी सिक्के चलाए जिनको टंका कहा गया। इन सिक्कों पर इल्तुतमिश का नाम अरबी लिपि में अंकित होता था। तो ये अरबी प्रथा पर ये सिक्के चलाए थे। इन नए सिक्कों का प्रचलन भारत में तुर्कों की सत्ता की सुदृढ़ता का प्रतीक था। तो इस प्रकार इल्तुतमिश ने सिक्कों का प्रचलन भी किया। इल्तुतमिश ने कोई केंद्रीय सेना नहीं बनाई। केंद्रीय सेना का निर्माण दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम बलबन के समय में मिलता है, और बलबन ने जो केंद्रीय सेना बनाई उसका प्रमुख अधिकारी आरिजे मुमालिक
या दीवाने आरिज होता था। केंद्रीय सैन्य विभाग को दीवाने आरिज कहा जाता था, जो बलबन ने बनाई थी केंद्रीय सेना। इल्तुतमिश ने कोई केंद्रीय सेना नहीं बनाई थी। इल्तुतमिश ने तो शाही अंगरक्षकों का एक दल जरूर बनाया था, जिसको सरे जानदार कहा जाता था। वरना इल्तुतमिश अपने इक्तादारों द्वारा प्रदत्त सैनिक सहायता पर ही निर्भर रहता था। शाही अंगरक्षकों का दल सरे जानदार कहलाता था और ये सरे जानदार शाही अंगरक्षकों का मुखिया होता था। इल्तुतमिश विजेता और प्रशासक के रूप में तो महान था ही, कला और संस्कृति का भी पोषक था। उसके समय में दिल्ली का नगर एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उसने मध्य एशिया से आने वाले शरणार्थियों, कलाकारों, शिल्पकारों और विद्वानों को आश्रय दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार मिनहाज उस सिराज को उसने अपने दरबार में आश्रय दिया। मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी नामक पुस्तक का लेखन किया, जो फारसी भाषा में है। इस तबकाते नासिरी पुस्तक से भारत में तुर्की शासन के निर्माण और आरंभिक इतिहास का पता चलता है। इल्तुतमिश के समय में प्रसिद्ध विद्वान जुनैदी था, जिसको इल्तुतमिश ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। मध्य एशिया से आने वाले मजदूरों के द्वारा इल्तुतमिश ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल, 4थी मंजिल जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में टूट गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 मंजिलें बनाई थी 225 फीट ऊंची कुतुब मीनार की, पढ़ा था हमने पहले। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बाद में इल्तुतमिश के समय में बिजली गिरने से 4थी मंजिल टूट गई, तो इल्तुतमिश ने न केवल उस 4थी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया, बल्कि एक 5वीं मंजिल भी बना दी। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में जो कुतुब मीनार 4 मंजिला और 225 फीट ऊंची थी, वो इल्तुतमिश के समय में अब 5 मंजिला हो गई और ऊंचाई भी बढ़कर 240 फीट हो गई। इसके अलावा राजकुमार महमूद का मकबरा भी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। ये राजकुमार महमूद बंगाल में जब कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के समय में बंगाल में जब हैसामुद्दीन इवज ने विद्रोह कर दिया था, तो उस विद्रोह को दबाने के बाद नासिरुद्दीन महमूद जो इल्तुतमिश का पुत्र था, उसको बंगाल का गवर्नर इल्तुतमिश ने नियुक्त किया था हैसामुद्दीन इवज के विद्रोह को दबाने के बाद। और अपने जीवन काल में ही नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी, तो नासिरुद्दीन महमूद जो राजकुमार महमूद था, उसकी याद में मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया, जिसको सुल्तानगढ़ी भी कहा जाता है। इसके अलावा शमशी मदरसा भी इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। तो निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में तुर्कों की सत्ता के विकास में इल्तुतमिश का योगदान उल्लेखनीय है। उसने दिल्ली सल्तनत को न केवल विघटन से बचाया, बल्कि उसे एक सुदृढ़ अस्तित्व भी दिया। दिल्ली सल्तनत का उसने विस्तार भी किया। उसने मंगोल आक्रमण के भीषण संकट से दिल्ली सल्तनत को अपनी कूटनीति से सुरक्षित रखा। जलालुद्दीन मंगबर्नी जो ख्वारिज्म का राजकुमार था, उसको शरण ना देकर चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचा लिया उसने। ये उसकी कूटनीतिक कुशलता थी। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्रता को उसने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी प्रदान करवाई। 1229 में जब खलीफा ने इल्तुतमिश को मंशूर प्रदान किया, स्वीकृति पत्र प्रदान किया उसके बाद से। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की स्वतंत्रता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली। प्रशासनिक व्यवस्था को भी उसने सुधारा। एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का उसने निर्माण किया। इक्तेदारी प्रथा का उसने विकास किया। नई मुद्रा प्रणाली उसने लागू की। और कह सकते हैं हम कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना का काम शुरू हुआ था, उसे इल्तुतमिश ने ही पूरा किया। इल्तुतमिश की एक और उपलब्धि ये मानी जाती है, प्रशासनिक कुशलता, कि दोआब क्षेत्र जो गंगा यमुना का दोआब था, उसकी सैनिक महत्व को और आर्थिक महत्व को समझते हुए इल्तुतमिश ने दोआब क्षेत्र में 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त किए, ताकि दोआब क्षेत्र से कर वसूली में कोई बाधा ना हो। तो ये भी उसकी एक प्रशासनिक कुशलता थी। तो दिल्ली सल्तनत का जो स्थापना का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, उसे इल्तुतमिश ने ही पूरा किया।
और दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान की। इसी कारण हम कह सकते हैं कि सैनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और कूटनीतिक क्षेत्र में इल्तुतमिश की कई सारी उपलब्धियां रही और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना का कार्य किया गया था उसे मजबूती प्रदान करने का काम इल्तुतमिश द्वारा किया गया। इसी कारण इल्तुतमिश को हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आता है एग्ज़ाम में, 20 नंबर का मेजर क्वेश्चन आपके बनता है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, सिद्ध कीजिए। तो ये आपको होमवर्क में भी करना है। तो यहीं पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।